प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। हम अध्याय 14 में आर्थिक अवधारणा व नियोजन के बारे में पढ़ेंगे। नियोजन यानी एक प्लानिंग। जैसे पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं, उसमें 5-5 वर्ष की जो समयबद्ध योजना होती है वो पंचवर्षीय योजनाएं कहते हैं। उन पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से सरकार किसी भी एक सेक्टर में, जैसे शिक्षा हो सकती है, चिकित्सा हो सकती है, और किसी सेक्टर में जो हमारा देश जिस मामले में पीछे है या पिछड़ा हुआ है, तो उसको अच्छी स्थिति में आने के लिए उनको के लिए एक 5 साल के लिए प्लानिंग बनाई जाती है। तो इसमें हम नियोजन के बारे में पढ़ेंगे। प्रथम नियोजन किसने किया, आय की गणना किस प्रकार की, आय की गणना करने से क्या लाभ होता है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है, इसके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। अब देखो, राष्ट्रीय आय का सामान्य परिचय। आय मतलब इनकम। जिस प्रकार हमारे परिवार में इनकम होती है, फिर उसको हम खर्च करते हैं। इनकम कितनी थी, कितना खर्च हुआ, जो शेष हुआ वो क्या होता है, बचत। यानी जैसे बजट हो गया। आय और व्यय का जो आकलन किया जाता है वो क्या है, बजट है। तो इसमें देखो, तो जिस प्रकार हम परिवार की आय की गणना करते हैं, इनकम जिसको हम कहते हैं, उसी प्रकार राष्ट्र की भी आय होती है कि पूरे भारत को एक वित्त वर्ष में तो कितनी आय हुई वित्त वर्ष। भारत में वित्त वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है। एक वित्त वर्ष में किन किन से कितनी आय हुई, इनके बारे में देखा जाता है। तो इसमें जो राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय यानी इनकम, देश की आय, इनसे हमें क्या लाभ होता है। इनसे देखो, इनकम से हमें हमारे देश की आर्थिक प्रगति, आर्थिक स्थिति के बारे में पता चलता है। 2 देशों से हम कंपेयर कर सकते हैं कि हमारी, जैसे हमारे जो देश हैं, जैसे श्रीलंका हो सकता है, पाकिस्तान हो सकता है, अफगानिस्तान हो सकता है, या और भी कोई देश हो सकता है, ब्रिटेन हो सकता है। उनसे हम तुलना कर सकते हैं कि हम उनसे कितना आगे हैं, कितने पीछे हैं, पीछे हैं तो क्यों है। तो ये हमें आंकड़ों से पता चलता है। ठीक है, तो आप हेडिंग क्या डालेंगे, राष्ट्रीय आय की गणना। ये प्रश्न में गणना क्यों की जाती है, तो राष्ट्रीय आय की गणना एक अर्थव्यवस्था के लिए निम्नलिखित दृष्टि से महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित दृष्टि से महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित यानी जो नीचे लिखा है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे हम कि राष्ट्रीय आय की गणना एक अर्थव्यवस्था के लिए निम्नलिखित दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब ये प्रश्न क्या ऐसे पूछ सकते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना किया जाना क्यों आवश्यक है। प्रश्न को ऐसे पूछ सकते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना क्यों आवश्यक है, ये क्यों जरूरी है। एक ही बात है ना। तो इसमें हम लिखेंगे, नंबर 1 लगा के लिखिए आप। अभी मैंने बताया कि राष्ट्रीय आय से हमें राष्ट्र की जो आर्थिक स्थिति, अर्थ यानी पैसा, यानी इसमें आय का मतलब इनकम, धन से ही तो होता है, तो कितना धन मिला, तो उससे हमें राष्ट्र की आय से हमारी आर्थिक स्थिति और प्रगति का पता चलता है। तो नंबर 1 लगा के लिखिए, राष्ट्रीय आय से राष्ट्र की यानी देश की, एक ही बात है ना, राष्ट्र की आर्थिक स्थिति एवं आर्थिक प्रगति का पता चलता है। आर्थिक स्थिति एवं आर्थिक प्रगति का पता चलता है। ठीक है, कि हमारा देश की आर्थिक स्थिति कैसी है,
देखो गरीब देश है या मध्यम श्रेणी का है या हम संपन्न हैं। दूसरा लिखें, राष्ट्रीय आय के आधार पर हमें अभी मैंने बताया तो विभिन्न देश उनसे तुलना कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय आय के आधार पर हम विभिन्न राष्ट्रों की, विभिन्न राष्ट्र कोई भी दुनिया में संसार में कोई भी देश हो सकता है, उनसे हम कंपेयर कर सकते हैं ना। तो आधार पर हम विभिन्न राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था की तुलना कर सकते हैं। विभिन्न राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था की तुलना कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था की तुलना कर सकते हैं था कौन सा देश आगे है कौन सा पीछे है। समझ गए, कौन सा देश किस देश से कितना आगे है। ठीक है, तो इससे हम इस बात का पता चलता है। तीसरा लिखें, राष्ट्रीय आय की गणना से विभिन्न क्षेत्रों के योगदान, विभिन्न क्षेत्रों का या विभिन्न क्षेत्रों के योगदान तथा उनके सापेक्षित महत्व की जानकारी प्राप्त होती है। सापेक्षित महत्व की जानकारी प्राप्त होती है। अब दो विभिन्न क्षेत्र कौन से हैं? जैसे अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। 3 क्षेत्र को होते हैं कि व्यक्ति इन 3 में लगा रहता है। प्राथमिक जैसे खेती करना है, पशुपालन करना है, ये सब किस में आता है? प्राथमिक में। द्वितीयक में कौन सा? जो अपने उद्योग धंधे आते हैं जिसे कच्चे माल से निर्मित माल तैयार किया जाए, जैसे फैक्ट्रियों में। द्वितीयक तृतीयक जो सेवा क्षेत्र को होते हैं उनमें बैंक है, बीमा है, इसके अलावा डॉक्टर हो सकते हैं, वकील, चिकित्सक, अध्यापक या कोई भी यातायात के साधन। और तृतीयक में तो कौन से? प्राथमिक से हमें कितनी आय हुई, द्वितीयक से कितनी हुई, तृतीयक से कितनी, इससे हमें ये भी पता चलता है। ठीक है, तो भारत में अधिकतर लोग प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करते हैं और जो संपन्न देश है जैसे अमेरिका जैसे संपन्न राष्ट्र हैं उनमें ज़्यादातर लोग तृतीयक क्षेत्र में, जिसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, इसमें नियोजित है। तो इससे हमें कौन से क्षेत्र से कितनी आय हुई इनका भी हमें पता चलता है। अंतिम लिखें, राष्ट्रीय आय के अनुमानों के आधार पर, राष्ट्रीय आय के अनुमानों के आधार पर अर्थव्यवस्था के लिए भविष्य की नीतियों का निर्माण किया जा सकता है। भविष्य की नीतियों का निर्माण किया जा सकता है। बिल्कुल सरल है, रटने की जरूरत नहीं है। जैसा हमने पढ़ा कि जिस प्रकार हमारे परिवार में कितनी आय हुई तो उससे हमें आगे हम क्या उस पैसे से क्या कर सकते हैं, हमारे पास कितना धन है, उसी प्रकार से हम परिवार में इन्वेस्ट करते हैं। भाई किसी को पढ़ाना है तो हमारे पास मान लो 10-15 लाख रुपए नहीं तो हम उनको उस तरह की तैयारी कराएं, अगर कम है तो उससे नीचे के लेवल की तैयारी करवाएंगे। होता ना, कौन से स्कूल में पढ़ाना है और भी परिवार में कई कार्यक्रम होते हैं, किस में कितना धन खर्च करना है, मकान में कितना धन खर्च करना है, तो हमें पता होगा कि हमारे पास इतना धन है और इतना हम खर्च कर देंगे, प्लान बनाएंगे ना। उसी प्रकार इसे राष्ट्रीय आय की गणना करने से देश को भी पता चल जाता है कि हमारे पास इतना धन है, तो इस धन को हम शिक्षा पर कितना खर्च करें, यातायात सड़कों में कितना करें और किस कार्य में कितना खर्च करें। तो अगर हमारे पास हमें ये पता नहीं होगा कि हमारे पास राष्ट्रीय आय कितनी है, एक साल में हमें कितना धन प्राप्त होता है, सरकार को के पास कितना धन आता है, तो ये पता होगा तो सरकार क्या है, भविष्य के अंदर कोई भी नई प्लानिंग बना सकती है, कोई नया काम कर सकती है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, राष्ट्रीय आय की गणना क्यों आवश्यक है, क्यों ज़रूरी है। तो इसे किसी भी देश की आर्थिक स्थिति और प्रगति का भी पता चल जाए खुद को। विभिन्न देशों की आपस में जो अर्थव्यवस्था से हमें विभिन्न देशों के तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकते हैं, कौन सा देश किससे ज़्यादा आगे कितना पीछे है।
या कौन से क्षेत्र का भी कितना योगदान है, अभी प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक बताया, इसका पता चलता है। और राष्ट्रीय आय का पता होने के कारण हम क्या है, भविष्य की जो नीतियाँ उनका निर्माण कर सकते हैं, आगे हमें फ्यूचर में क्या करना है। ठीक है, अब देखो अगला है राष्ट्रीय आय क्या है। तो इसमें हम हेडिंग डालिए कि राष्ट्रीय आय की परिभाषा लिख लेते हैं ना, एक लाइन छोड़ के लिख लें, राष्ट्रीय आय, आय यानी इनकम। राष्ट्रीय आय क्या होती है, इसमें लिखें राष्ट्रीय आय में एक देश के, अब देश कोई भी हो सकता है, एक देश के सभी साधनों द्वारा एक वर्ष में, सभी साधनों द्वारा एक वर्ष में, अब हर देश में अलग अलग हो सकता है। तो भारत में एक वर्ष मतलब वित्त वर्ष होता है एक, जैसे भारत में वित्त वर्ष कौन सा है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 1 साल हो गई। तो इस 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, जैसे उदाहरण के लिए 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक, ये एक वित्त वर्ष हो गया भारत में। तो इनमें कितनी आय हुई, ठीक है, ये राष्ट्रीय आय हो गई। तो एक देश कोई भी हो सकता है, साधनों द्वारा एक वर्ष में उत्पादन प्रक्रिया में योगदान के फलस्वरूप अर्जित आय का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। अर्जित आय का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। यानी कोई भी देश है, उस देश में विभिन्न साधन, सभी साधन कौन से, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक 3 क्षेत्र होते हैं। तो प्राथमिक में कृषि, पशुपालन, ये सब आ गया, खनन करना खदानों में, तो ये प्राथमिक द्वितीयक। जो फैक्ट्री वगैरह में जो भी काम होता है, जैसे कृषि आधारित खनिज भी होते हैं और खनिज आधारित भी होते हैं, तो उनसे कितना मिला, जो तृतीयक क्षेत्र उनसे सरकार को कितनी आमदनी हुई। तो इन तीनों का जो योग है वही क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय। यानी किन से कितनी सरकार को इनकम हुई, आय हुई, धन प्राप्त हुआ, इन सब का योग यानी जोड़ी क्या है, राष्ट्रीय आय। क्या है, राष्ट्रीय आय। अब देखो अब इसके नीचे परिभाषा तो आपको इतनी लिखनी है, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं ये परिभाषा, इसके नीचे एक लाइन छोड़ के लिखिए, अभी इसी में लिखना है। राष्ट्रीय आय एक अर्थव्यवस्था की आर्थिक निष्पादकता का मौद्रिक माप है। निष्पादकता का मौद्रिक माप है, मौद्रिक यानी मुद्रा, करेंसी जिसको हम कहते हैं, उसका मौद्रिक माप है कि कितना धन मिला। अगली लाइन से लिखें, राष्ट्रीय आय में, जो राष्ट्रीय आय तीनों क्षेत्र का है, प्राथमिक द्वितीयक तीनों क्षेत्र का ना, तो राष्ट्रीय आय में देश की अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को ही शामिल किया जाता है। अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को ही शामिल किया जाता है, यह ध्यान रखना है। राष्ट्रीय आय में वस्तुओं के या सेवाओं के अंतिम मूल्यों को ही शामिल किया जाता है। तो ये वस्तुएं कौन सी होती हैं, अगली लाइन से लिखें, अंतिम वस्तु या सेवा। अंतिम वस्तु या सेवा वह वस्तु होती है, अंतिम सेवा या अंतिम वस्तु या सेवा वह वस्तु होती है जिनका उत्पादन प्रक्रिया में पुनः प्रसंस्करण नहीं किया जाता है, यानी दोबारा प्रसंस्करण नहीं किया जाता है। साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि
साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय आय देश के उत्पादन के सभी साधनों की आय का योग होती है। आय का योग होती है। सभी साधन प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सभी का क्या होती है? योग होती है, न कि देश के व्यक्तियों की आय का, न कि देश के व्यक्तियों की आय का, यानी व्यक्तियों की आय का नहीं। तो सभी साधन होते हैं जिनसे सरकार को धन प्राप्त होता है, उनका योग होता है। व्यक्तियों की आय का योग नहीं, उसको व्यक्तियों से प्राप्त होती है, उसको बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। एक व्यक्ति एक वित्त वर्ष में कितना कमाता है, वो तो हो गई प्रति व्यक्ति आय। और हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय आय यानी पूरे देश की आय। तो मतलब है सभी साधन प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र से एक देश को कितनी इनकम हुई, वो कौन सी हो गई? राष्ट्रीय आय। समझ गए? और व्यक्ति की पूछे एक व्यक्ति को, वो हो गई प्रति व्यक्ति आय। ठीक है। और वित्त वर्ष कौन सा भारत का? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ये भी पूछा जा सकता है, भारत का वित्त वर्ष का कार्यकाल बताइए। 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त हो जाता है। ये भारत का वित्त वर्ष है। लिख भी सकते हैं आप, ये कंप्लीट हो गया ना। अब लिखें वित्त वर्ष, यानी एक वर्ष भारत का ना वित्त वर्ष। ये कब से भी पता होना चाहिए आपको। भारत में वित्त वर्ष, यानी वित्त वर्ष में लिखिए भारत में वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो ये वित्त वर्ष पूछ सकते हैं, भारत के का वित्त वर्ष बताइए। तो 1 अप्रैल से लेकर 31, हर साल 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले साल की 31 मार्च तक होता है। फिर 1 अप्रैल 31 मार्च के बाद में के दूसरे दिन क्या हो जाता है? 1 अप्रैल। तो उस दिन से दूसरा वित्त वर्ष शुरू हो जाता है। फिर एक लाइन छोड़ के लिखिए उत्पादन। उत्पादन किसे कहते हैं? परिभाषा ना, उत्पादन से आप क्या समझते हैं? उत्पादन किसे कहते हैं? तो इसमें लिखें उपयोगिता का सृजन। इसकी परिभाषा लिखेंगे उपयोगिता का सृजन। उपयोगिता का सृजन एवं मूल्यवृद्धि का सृजन। उपयोगिता का सृजन एवं मूल्यवृद्धि का सृजन ही उत्पादन कहलाता है। उपयोगिता का सृजन एवं, दो चीज याद रखनी है, सृजन किसका? उपयोगिता का सृजन एवं मूल्यवृद्धि का सृजन ही उत्पादन कहलाता है। उत्पादन कहलाता है। उपयोगिता का सृजन, दो शब्द याद रखने हैं, उपयोगिता का सृजन एवं मूल्यवृद्धि का सृजन ही क्या कहलाता है? उत्पादन। भारत का वित्त वर्ष बताइए। भारत में वित्त वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। ये हमने पढ़ लिया कि राष्ट्रीय आय की गणना क्यों जरूरी है। तो प्रत्येक देश की, उससे हमें राष्ट्र की आय से हमें प्रगति का पता चलता है। राष्ट्रीय आय से राष्ट्र की स्थिति और प्रगति का, और दो भी विभिन्न देश जितने भी हैं उनसे हम तुलना कर सकते हैं। ठीक है। अगली हेडिंग डाले सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद क्वेश्चन में लिखे जीडीपी किसे कहते हैं ना। सकल घरेलू उत्पाद ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जी का ग्रास, डी का डोमेस्टिक, पी का प्रोडक्ट। सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं, या जीडीपी से आप क्या समझते हैं? तो इसमें देखो एक देश की
अब देश कोई भी हो सकता है। तो एक देश की घरेलू सीमाओं में, एक देश की घरेलू सीमाओं में, घरेलू सीमा मतलब है जैसे भारत एक देश है, तो भारत के जो 29 राज्यों से भारत मिलकर बना है, तो इन 29 राज्यों में सरकार को जो आय हो रही वो किस में आएगी, सकल घरेलू में, यानी विदेशों से प्राप्त आय की इसमें गणना नहीं करेंगे। ठीक है, एक देश की सकल, इसमें इसको शामिल नहीं करेंगे। तो इसमें देखो केवल घरेलू सीमा मतलब देश की सीमा, घर का मतलब घर नहीं, यानी ये कोई भी देश हो सकता है, देश के अंदर ही जो व्यापार हो रहा है ना उनको ही क्या कहेंगे, सकल घरेलू उत्पाद। तो घरेलू सीमा एक वर्ष में उत्पादित, एक वर्ष मतलब भारत में कौन सा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों का योग सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। मौद्रिक मूल्यों का योग सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। तो यानी देश की सीमाओं में मतलब देश के अंदर ही, समझ रहे हो ना, सकल घरेलू मतलब सकल घरेलू शब्द है, तो यानी घर नहीं है, मतलब कोई भी देश है उनकी सीमाओं के अंदर जो उत्पादन हो रहा है उससे जो मौद्रिक मूल्य मिल रहा है वही क्या हो गया, सकल घरेलू उत्पाद। उनमें विदेशी व्यापार को शामिल नहीं किया जा रहा है। ठीक है, अब देखो अगला लिखिए आप, प्रति व्यक्ति आय। क्या लिखेंगे, प्रति व्यक्ति आय। पाठ का नाम लिख लेंगे आप, आर्थिक अवधारणाएं एवं नियोजन, आर्थिक अवधारणाएं एवं नियोजन। अब लिखिए आप, प्रति व्यक्ति आय। पहले तो हमने पढ़ी थी कौन सी आय, राष्ट्रीय आय। ठीक है, इसमें हमने प्रति व्यक्ति आय को शामिल, वो अलग थी प्रति व्यक्ति आय, वो तीनों क्षेत्रों से जो कुल आय प्राप्त हो रही थी हमें, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में, एक वित्त वर्ष में जो आय थी वो तो कौन सी थी, राष्ट्रीय आय। अब पढ़ेंगे हम प्रति व्यक्ति आय। क्या पढ़ेंगे, प्रति व्यक्ति आय। तो देखो प्रति व्यक्ति आय क्या है, इसमें आप लिखें अब देखो प्रति व्यक्ति आय को प्राप्त करने के लिए एक सूत्र है, एक फॉर्मूला है, उसमें आप लिखें प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने हेतु, प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने हेतु देश की राष्ट्रीय आय को यानी पूरे देश की कुल आय को ना, राष्ट्रीय आय को उस देश की जनसंख्या से विभाजित कर दिया जाता है। उस देश की जनसंख्या से विभाजित कर दिया जाता है, अर्थात राष्ट्रीय आय में हम किसका भाग देंगे, जनसंख्या का। ठीक है, तो सूत्र क्या लिखेंगे, तो नीचे लिखेंगे ना, सूत्र लिखेंगे प्रति व्यक्ति आय। अब इसका सूत्र लिखना है हमें, प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय, तो ऊपर लिखेंगे राष्ट्रीय आय बटावा जनसंख्या। अब देखो राष्ट्रीय आय, पैसा तो व्यक्ति से ज़्यादा ही होगा आगे, पैसा तो व्यक्ति की जनसंख्या ज़्यादा ही होगा आगे। अब आधी जनसंख्या 121 करोड़ ही है, तो धन 121 करोड़ ही थोड़ी है, तो जनसंख्या में
पैसों का भाग थोड़ी लगेगा, नहीं लग सकता ना। तो ज़्यादा क्या हो गए, रुपये हुए ना, तो हम राष्ट्रीय आय हो गई सबसे ज़्यादा, तो राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग दे देंगे। तो प्रश्न पूछ सकते हैं प्रति व्यक्ति आय का सूत्र लिखिए। तो प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने के लिए हम देश की मतलब राष्ट्रीय आय में उस देश की जनसंख्या का भाग देते हैं, सब लिख सकते हैं, उससे विभाजित करते हैं। एक ही बात हो गई ना। तो प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या, यानी प्रति राष्ट्रीय आय में अभी पढ़ा हमने प्राथमिक द्वितीय तीनों क्षेत्र जो राष्ट्रीय आय प्राप्त हुई उसमें देश की जनसंख्या का भाग दे देंगे तो प्रति व्यक्ति आय आ जाएगी। उदाहरण के लिए देखो, जैसे मान लो कोई परिवार में 5 सदस्य हैं, कितने सदस्य हैं 5, और उस परिवार की आय कितनी है, मान लो उदाहरण बता रहा हूँ मैं 20,000 रुपये। कितने हैं 20,000 रुपये। सदस्य कितने हैं 5, तो ये तो हो गई आय हो गई, जैसे राष्ट्रीय आय हो गई उदाहरण के लिए परिवार से निकालिए हम ना। उदाहरण के लिए जनसंख्या क्या है 5, यानी 5 व्यक्ति है, तो 5 का भाग देंगे तो 5 चौक 20, 4 आ गए, तो 3 बिंदु ये हो गई, तो 4,000 हो गए, 4 पंजे 20, तो प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई 4,000। समझ रहे हो। तो एक परिवार में 5 व्यक्ति है तो वो जनसंख्या हो गई। आय कितनी, मान लो सालाना आय 20,000 है, तो कितनी भी हो सकती है, तो उदाहरण बताया है। तो 20,000 में हम 5 का भाग दे देंगे। या किसी परिवार की वार्षिक आय 50,000 है तो उसमें 5 का भाग देंगे, 5 का भाग दे देंगे तो 10 पेंड 50, तो 10,000 रुपये आ जाएंगे। तो एक व्यक्ति कितना कमाया 10,000, तो यहाँ 20 है तो 5 चौक 20, 4,000 रुपये। तो ये क्या आ गया प्रति व्यक्ति, नहीं एक व्यक्ति कितना कमा रहा है 5,000 रुपये, 4,000 रुपये, ये तो जनसंख्या थी। आ गए समझ में। इस उदाहरण को हम ऐसे समझ सकते हैं। अब इसमें देखो दिक्कत क्या आती है, अब हमने निकाल लिया कि उस परिवार की प्रति व्यक्ति आय कितनी है 4,000 रुपये, लेकिन यहाँ ये भी तो हो सकता है कि 5, इससे हमें वास्तविक आय का पता नहीं चलता। क्यों नहीं चलता, क्योंकि मान लो उस परिवार में कोई पढ़ने वाला भी हो सकता है, कोई पढ़ने वाला भी हो सकता है, कोई बीमार व्यक्ति भी हो सकता है जो कमा नहीं सकता। तो इसे हमें अब देखो यहाँ पर इससे पता चल गया। अब प्रति व्यक्ति आय से हमें वास्तविकता का पता नहीं चलता। क्यों नहीं चलता, मान लो हमने ये तो ज्ञात कर लिया भाग देके कि भाई 4,000 रुपये आ गए तो प्रति व्यक्ति आय हो गई कि एक व्यक्ति 4,000 रुपये कमा रहा है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि 5 में से 2 नहीं कमा रहे, मान लो एक पढ़ने वाला है तो वो थोड़ी कमाएगा, एक वृद्ध व्यक्ति है जो बीमार है वो कमा नहीं सकता, तो कितने कमाए 3। लेकिन हमें तो पूरे परिवार की आय ज्ञात करें तो उसमें वो 2 जो कुछ भी नहीं कमा रहे उनको भी हम उनमें शामिल करते हैं, तो उससे हमें एक प्रति व्यक्ति आय का वास्तविक पता नहीं चलता, उससे हमें वास्तविक पता नहीं चलता। तो ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें हमें इस बात का पता नहीं चलता कि वास्तव में वो सही है या गलत है। तो इसमें आप लिखिए राष्ट्रीय आय आर्थिक कल्याण का एक उपयुक्त माप नहीं है। राष्ट्रीय आय आर्थिक कल्याण का एक उपयुक्त माप नहीं है, उपयुक्त माप नहीं है। यह जनसंख्या में परिवर्तन के प्रभाव को समायोजित नहीं करता है। यह जनसंख्या में परिवर्तन के प्रभाव को समायोजित नहीं करता है। तीसरी लाइन में, अगली लाइन में लिखें जनसंख्या में परिवर्तन के प्रभाव को, जनसंख्या में परिवर्तन कैसे होगा, जन्म दर से, मृत्यु दर से हम पढ़ चुके हैं, और प्रवास से। ठीक है, तो जनसंख्या में परिवर्तन के प्रभाव को गणना में शामिल करने से प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय अलग अलग है। प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय की तुलना में
प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय की तुलना में आर्थिक कल्याण व आर्थिक विकास, आर्थिक कल्याण व आर्थिक विकास का अधिक उपयुक्त माप बन जाता है। आर्थिक उपयुक्त माप बन जाता है, उसे हम मापन कर सकते हैं, उसे हम मापन कर सकते हैं।